गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम यूबीपीएससी प्री के राज्य व्यवस्था के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कशंस करेंगे 2014 के। कितने के? 2014 के जो पेपर था उसके एक्चुअल पेपर के हम क्वेश्चन जो हैं डिस्कशंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या? फर्स्ट 45 निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। क्या बोला है? निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। ए ऑप्शन आपको दिया गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, बी ऑप्शन आपको दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, सी आपको दिया गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, और डी ऑप्शन आपको दिया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 45 का? तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 1984 से क्या है, 1984 से पहले जो निर्वाचन आयोग की बात हो रही थी उसमें केवल एक सदस्य होता था जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता था। लेकिन क्या हुआ 1964 के बाद से क्या हुआ कि यहाँ पर इनको 3 व्यक्तियों की यानी 3 सदस्य नियुक्त किए जाते थे, जिसमें से एक जो होता था मुख्य चुनाव आयुक्त होता था और बाकी के जो 2 होते थे वो सदस्य के रूप में होता था। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो निर्वाचन आयुक्त को हटाने की बात हो रही है, ये निम्न जो उसके सदस्य हैं उसको हटाने की बात हो रही है। तो कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का? सी। 46 अब हम क्वेश्चन देखेंगे। 46 क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है। ठीक है ना? तो अपना पद क्या कर सकता है? वो त्याग सकता है। वो पत्र लिखकर किसे पहुंचाएगा? तो ए ऑप्शन आपको दिया गया है मुख्य न्यायाधीश को, बी ऑप्शन आपको दिया गया है राष्ट्रपति को, सी ऑप्शन आपको दिया गया है प्रधानमंत्री को, और डी ऑप्शन आपको दिया गया है विधि मंत्री को। ठीक है, डी ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? विधि मंत्री को। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अनुच्छेद जो है 124 से, ठीक है ना, 147 तक क्या कर रखा है? 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र कर सकते हैं। इसके बारे में उल्लेख है इस अनुच्छेद के बारे में। तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो वो राष्ट्रपति को लिख कर देगा। किसको लिख कर देगा? वो राष्ट्रपति को लिख कर देगा कि मैं अपना त्यागपत्र सौंप रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बॉम्बे। 47 अब हम क्वेश्चन देखेंगे। 47 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? राज्यसभा के विषय में कौन सही है? ए ऑप्शन दिया गया है क्या? ए स्टेटमेंट आपको बोल रहे हैं कि यह भंग नहीं की जा सकती। सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। थर्ड दिया गया है प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो सकता है। और फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया है इसके सदस्य 25 वर्ष के कम आयु के नहीं होंगे। ठीक है ना? तो नीचे दिए गए अपन को बताना है। तो ए ऑप्शन आपको दिया गया है 1 2 3, बी ऑप्शन आपको दिया गया है 2 3 4, सी ऑप्शन 1 और 3, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 2 और 4। तो इसमें यदि हम देखें स्टेटमेंट फर्स्ट से चलते हैं कि यह भंग नहीं किया जा सकता, तो ये जो है ये राइट है। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपका राइट है क्या, कि ये भंग नहीं किया जा सकता। सेकंड अब हम देखें कि इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। प्रत्येक सदस्य के कितने वर्षों के होते हैं? 6 वर्षों का होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो ये जो है स्टेटमेंट ये भी राइट है। थर्ड वाला स्टेटमेंट कैसा है? राइट है। फोर्थ स्टेटमेंट देखेंगे कि इसके जो सदस्य होते हैं वो 25 आयु के कम के नहीं होंगे। तो यहाँ 25 आयु के नहीं होते, वो एक्चुअली में कितने आयु के होते हैं? वो 30 वर्ष, ठीक है ना, 30 साल के कम की आयु के नहीं होंगे। तो सेकंड जो फोर्थ है और सेकंड है वो क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। फर्स्ट और 3 राइट हो जाएंगे, जो कि आपका सी जो रहेगा ऑप्शन राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला है कि भारतीय के संसद में होते हैं, ठीक है ना, संसद में कौन कौन से लोग होते हैं? ए दिया गया है, फर्स्ट दिया गया राष्ट्रपति, सेकंड दिया गया राज्यसभा, थर्ड दिया है लोकसभा, और फोर्थ दिया है उपराष्ट्रपति। तो हमें बताना है कि कौन से होते हैं भारतीय के संसद में, कौन कौन व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जो होता है वो भी होता है इस संसद में, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर भी होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये तीनों जो होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ट्रू होंगे। लेकिन जो उपराष्ट्रपति है वो नहीं होता है। फोर्थ क्या होगा? उपराष्ट्रपति नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो कि आपके ए स्टेटमेंट में या ए ऑप्शन में आपको दिया गया है।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या कह रहा है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है। तो हमें क्या बताना है, एक्चुअली में ग्राम पंचायतों के बारे में बताना है। देखिए, यदि हम ग्राम पंचायतों की बात करें, अभी हम इसका आंसर देखेंगे 49 का। तो यदि हम ग्राम पंचायतों की बात करें तो ये 73वें संविधान संशोधन के तहत कब बनी, 1993 में। कब बनी, 1993 में 73वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि क्या होगा, ये भाग 9 में और अनुच्छेद कितना, 243, अनुच्छेद 243 में वर्णन किया गया है ग्राम पंचायतों के बारे में। और राज्य सरकार इसको संगठित करने के लिए किस में करेगी, भाग 4, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आएगा, और अनुच्छेद 40 में इसका बारे में बताएंगे। तो वो किससे रिलेटेड होगा ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए, तो आर्टिकल्स 40 में होगा। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या बताया गया है, 243 बताया गया है। भाग 4 जो अनुच्छेद 40 की अपन बात कर रहे हैं, भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके अंतर्गत क्या करा है, ग्राम पंचायतों को संगठित करने का उल्लेख दिया गया है। और 73वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। तो दोनों जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस हैं। तो इसमें ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतें होंगी, ग्राम पंचायतें तहसील और जिला पंचायतें के हिसाब से ऐसा त्रिस्तरीय पंचायतें होंगी, जो कि क्या दिया गया है, भाग 9 के अंतर्गत दिया गया है, आर्टिकल 243 के। और अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया है कि ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए राज्य सरकार क्या क्या उल्लेख करेगी। तो यह अनुच्छेद 40 में दी गिवन है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। ठीक है ना, लोक लेखा समिति की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को। ठीक है ना, कौन मनोनीत करता है। ए ऑप्शन दिया गया है लोकसभा का अध्यक्ष, बी ऑप्शन दिया गया है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, और डी दिया गया है राज्यसभा के सभापति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएगा। कौन करेगा इस समिति के अध्यक्ष का मनोनीत, तो वो लोकसभा का अध्यक्ष जो रहेगा मनोनीत करेगा। 51 हम देखें कि केंद्र और राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना करता है। क्या करता है, आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। ए ऑप्शन आपको दिया गया है आर्टिकल्स 168 से 171 के अंतर्गत, बी ऑप्शन आपको दिया गया है 268 से 281 के अंतर्गत, सी ऑप्शन आपको दिया गया है 278 से 291 के अंतर्गत, और डी ऑप्शन आपको दिया गया है 289 से 295 के अंतर्गत। तो आर्टिकल जो केंद्र और राज्य के बीच मध्य आर्थिक संबंध का मतलब जो भी ये टैक्स जो आप देख रहे हैं, जीएसटी का जो स्टेट टैक्स और सेंट्रल जो टैक्स होते हैं, इन टैक्सों का आदान प्रदान जो भी आर्थिक मामलों से रिलेटेड रहेंगे, उसका किस आर्टिकल्स में अनुच्छेद दिया गया है, तो आर्टिकल्स 268 से 281 के अंतर्गत बताया गया है, आर्थिक विवेचना की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 52 देखेंगे। 52 क्या कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। कौन थे संवैधानिक सलाह के सलाहकार, कौन थे संविधान सभा के। ए ऑप्शन आपको दिया गया सच्चिदानंद सिन्हा, बी ऑप्शन आपको दिया गया के.एम. मुंशी, सी ऑप्शन आपको दिया गया बी.एन. राव, और डी ऑप्शन आपको दिया गया टी.टी. कृष्णमाचारी। तो इसका राइट आंसर जैसा कि आप सभी को पता है, संवैधानिक सभा के सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव थे। कौन थे, बी.एन. राव, जो कि सी आंसर आपका हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। ए ऑप्शन आपको दिया गया एन गोपालास्वामी, बी ऑप्शन आपको दिया गया जवाहरलाल नेहरू, थर्ड आपको ऑप्शन दिया गया है कृष्णा स्वामी अय्यर, और फोर्थ ऑप्शन आप दिया है सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा उसको बताने से पहले प्रारूप समिति अब हम देखेंगे। तो प्रारूप समिति में क्या होता था, कितने सदस्य थे टोटल, इसमें 7 जो थे टोटल सदस्य थे प्रारूप समिति में, जिसमें एक अध्यक्ष यानी कि एक अध्यक्ष और 6 जो थे अन्य सदस्य थे। ठीक है ना, तो अध्यक्ष कौन था प्रारूप समिति का, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी। और 6 जो लोग थे वो अन्य थे, जैसे कि के.एम. मुंशी बोल दूं, टी.टी. कृष्णमाचारी बोल दूं। तो अपना जो ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन होगा, तो वो होगा कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन हो जाएगा, कृष्णा स्वामी अय्यर, जो कि थर्ड आंसर जो रहेगा वो राइट हो जाएगा 53 का। तो अपना जो थर्ड रहेगा वो सही हो जाएगा। और क्या रहेगा इसमें, और कौन कौन रहेगा, एन गोपाल स्वामी, जो क्या रहेगा एन गोपाला स्वामी। कौन हो जाएंगे, एन गोपाला
स्वामी जो दिए गए हैं ऑप्शन में, इसमें दो ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट और थर्ड। लेकिन पंडित प्रारूप समिति में ना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू रहेंगे ना ही सरदार पटेल रहेंगे। तो इसमें अब हम देखेंगे फर्स्ट और थर्ड जो रहेगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें ऑप्शन जो है थोड़े से गलत दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी मान लेते हैं अपन इसको, जिसमें क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड जो रहेंगे वो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सी जो रहेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है, बुक में गलत भी दे दिया जाता है कभी कभी, तो आपकी जिम्मेदारी होती है उसको राइट करने की। तो आपको यदि नॉलेज है तो आप उसको राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ये जो क्वेश्चन से बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको आप स्टार बना के रख लें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या पूछा है, संवैधानिक संस्था जो है आपको याद करनी, कौन सी संस्था संवैधानिक है और कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, ए दिया गया है वित्त आयोग, बी आपको दिया गया है योजना आयोग, सी दिया है लोक सेवा आयोग और डी बोला है चुनाव आयोग। तो जैसे आप लोगों को पता है कि क्या है एक संवैधानिक संस्था कौन सी नहीं है, तो वो है योजना आयोग, जो कि मंत्रिमंडल द्वारा गठित की गई थी। बाकी ये जो तीनों आयोग थे, ये तीनों जो थे एक संवैधानिक संस्था थी, जिसको मूल ढांचे के अंतर्गत गठित किया गया था इन तीनों संस्थाओं के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बॉम्बे। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है। ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व की सूचना आवश्यक है। ठीक है ना, कितने दिन कम पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी यदि राष्ट्रपति पर आपको महाभियोग चलाना। देखिए, महाभियोग यदि आप किसी राष्ट्रपति पे चलाएंगे तो ऑब्वियसली बात है यदि वो भ्रष्ट होगा तो ही आप चला पाएंगे, अदरवाइज जो होता है महाभियोग नहीं चलाया जाता। यदि आपको पता है, यदि आपको पास पूरे प्रूफ हैं कि राष्ट्रपति जो है वो भ्रष्ट है या भ्रष्टाचार किया है, तो ही आप उन पर क्या कर सकते हैं, महाभियोग चला सकते हैं। तो कितने दिन पूर्व आपको सूचना देनी पड़ेगी, तो या ए ऑप्शन आपको दिया गया है 7, बी ऑप्शन आपको दिया गया 14, सी ऑप्शन आपको दिया गया 21 और डी ऑप्शन दिया है 30 डे। अब हम देखेंगे कि जो भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की बात कर रहे हैं उसके में कहाँ से लिया गया है ये संविधान के, तो ये अमेरिका से लिया गया है महाभियोग चलाने वाली बातें। और इसका अनुच्छेद किस में उल्लेख है, अनुच्छेद 61 में जो है इसका उल्लेख किया गया है कि आप यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना चाहते हैं तो आपको कम से कम जो है 14 दिन पूर्व जो है सूचना देनी पड़ेगी। कितने दिन पे देना पड़ेगी सूचना, 14 दिन पूर्व आपको सूचना देनी पड़ेगी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी बॉम्बे। ठीक है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति अंग्ल भारतीय समुदायों से, ठीक है ना, अंग्ल भारतीय समुदायों से कितने सदस्यों को या नामित कर सकता है यदि उनकी यह राय है कि लोकसभा में समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ए ऑप्शन आपको दिया गया 3, बी ऑप्शन आपको दिया गया 5, सी ऑप्शन दिया गया 1 और डी ऑप्शन दिया गया 2। तो आप सभी को पता है कि कितने लोकसभा में अंग्ल भारतीय समुदायों के सदस्यों को चुना जा सकता है, तो वो होते हैं 2 जो सदस्य होते हैं उनको चुना जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी दिल्ली 56 का। 57 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, ये आपको 4 समिति दी है, इनमें से आपको बताना है कि कौन जो है पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो आप सबसे पहले देखेंगे बलवंत राय मेहता जो समिति थी उसने क्या करा था, उसने त्रिस्तरीय जो था पंचायती राज व्यवस्था को लागू करवाया था। तो ये जो ऑप्शन है आपका ये कैंसिल हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको दिया गया अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति ने जैसे बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों की बात कर रही थी, ऐसे ही अशोक मेहता समिति जो होगा द्विस्तरीय ग्राम पंचायतों की बात करेगी। तो ये जो होगा ये भी आंसर जो होगा आपका गलत हो जाएगा। और ML सिंघवी भी जो रहेंगे वो ग्राम पंचायतों से ही रिलेटेड या संबंधित रहेगी ये समिति भी। तो आपका ऑप्शन केवल बचेगा ए, जो कि PVN राव समिति रहेगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 57 का ए जो रहेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 58 अब हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। देखिए, ये फिर से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आप कृपया करके मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप अच्छे से देख लें ताकि आपको आने वाले वीडियो पेपर्स में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता
करेगा? ए ऑप्शन आपको दिया गया राष्ट्रपति, बी ऑप्शन आपको दिया गया प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन दिया गया राज्यसभा के सभापति और डी ऑप्शन दिया गया लोकसभा के अध्यक्ष। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है दो प्रकार से पूछे गए हैं आपके पेपर में, कि एक तो ये पूछा गया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, जो कि आपको पता है लोकसभा जो अध्यक्ष रहेगा वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। लेकिन अगर एक और क्वेश्चन आपको दोबारा पूछा जा सकता है दूसरे तरीके से, कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है किसके द्वारा बुलवाई जाती है। यदि के द्वारा आ जाए तो उसमें राष्ट्रपति आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा? किसके द्वारा बुलवाई जाएगी? तो वो जो है संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलवाई जाएगी। लेकिन अध्यक्षता पूछा अपन से यहाँ पर कि अध्यक्षता कौन करेगा, तो डी आंसर हो जाएगा, वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, दोनों एक दूसरे से कई बार पूछा जा चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य बताना है। संघ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हमें बताना है इसमें। ठीक है। तो ए ऑप्शन आपको दिया गया दमन एंड द्वीप, बी ऑप्शन आपको दिया गया पांडिचेरी, सी ऑप्शन दिया गया दिल्ली और डी ऑप्शन दिया गया चंडीगढ़। तो देखिए अगर हम सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अंडमान निकोबार, जो कि 8,250 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्रफल में फैला हुआ। और यदि हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा दिल्ली। कौन हो जाएगा? दिल्ली। अब देखिए अंडमान निकोबार तो दिया नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? राइट, दिल्ली हो जाएगा। ये तो हो गई सबसे बड़े की बात। यदि अपन सबसे छोटे की बात करें तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? जो कि 32 किलोमीटर एरिया तक फैला हुआ है। ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। और इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है अंडमान निकोबार में, तो सबसे बड़ा संघ राज्य वो हो जाएगा इन चारों में से, वो हो जाएगा दिल्ली। ठीक है ना। जो कि 1400 वर्ग किलोमीटर तक लगभग फैला हुआ है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे मतलब उद्देशिका बोला है। ठीक है ना। मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। ए ऑप्शन बोला है इंदिरा साहनी, बी ऑप्शन दिया है शंकरी प्रसाद का, डी ऑप्शन दिया है रुदल शाह का और डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो क्या बोला गया है आपसे? मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। ठीक है ना। किस वाद में? तो ये जो तीनों वाद हैं इसमें मूल ढांचे की बात नहीं की गई। मूल ढांचे की बात मतलब उद्देशिका परिवर्तित की बात हो रही है, या प्रस्तावना जिसे मैं बोल दूं उसको परिवर्तन या छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं। तो वो उसको वाद विवाद कौन सा था, तो वो था क्या? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में बड़ा ही चर्चित हुआ था। उसके अंतर्गत ये वाद जो है संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा की प्रतिपादित की गई है। तो इसमें से आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्तों में से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, दिल्ली। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। ठीक है ना। राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है। बी ऑप्शन आपको दिया गया वह राज्य में या तो लोकसभा में अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। ऐसे सी आपको दिया गया है कि वो 8% वोट प्राप्त करता है। और डी दिया गया उपरोक्तों में से को वोट जो है 6% जो है चाहिए रहते हैं, जिससे उसको क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है। 62 क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट के अनुसार दीजिए। ए स्टेटमेंट आपको दिया आंध्र प्रदेश, बी दिया हिमाचल प्रदेश, सी दिया हरियाणा और डी दिया है सिक्किम। ठीक है। तो इन चारों में से सबसे पहले कौन बनेगा, तो वो सबसे पहले बनेगा आंध्र प्रदेश, जो कि भाषाई आधार पर बनाया जाएगा। तो सबसे पहले ए क्या बनेगा? आंध्र प्रदेश। उसके बाद कौन सा स्टेट बनेगा? उसके बाद बनेगा हरियाणा। क्या बनेगा? उसके बाद हरियाणा बनेगा। देन फिर जाके क्या बनेगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और फोर्थ जो बनेगा वो बनेगा सिक्किम। अब ये आपसे 2014 में क्यों बोला गया है, क्योंकि क्या हुआ था, तेलंगाना जो राज्य है वो इस टाइम ही जो क्या गया था 2014 में गठित किया गया था, एक अलग राज्य बना था। ठीक है। तो इस वजह से ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया 62 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1324। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1324। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय
की स्थापना की गई थी। 63 का अब हम ए ऑप्शन देखेंगे। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। बी बॉम्बे क्या बोल रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1909। ठीक है। सी ऑप्शन आपको दे रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 और डी ऑप्शन दे रहा है उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि अधिनियम के बारे में बताना है जिसमें क्या बात हो रही है, केंद्रीय न्यायालयों की बात हो रही है, संघीय न्यायालयों की स्थापना की बात कर रहे हैं। तो ये किस अधिनियम के तहत लिया गया था, तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1935 से उस अधिनियम के तहत बताया गया था, स्थापना की गई थी उच्चतम न्यायालयों की। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, डी दिल्ली, जो कि क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस या उपरोक्तों में से कोई नहीं आंसर रहेगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।